नाजरीन, मेरा नाम डॉक्टर मुख्तार भट्ट है। मेरा जो पेशा है वो आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी है। आज हम बात करेंगे कमर का जो निचले वाला हिस्सा है इसके दर्द के बारे में, यानी जिसको एलोपैथ के हिसाब से जो लो बैक एकी है। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम मूलतः देखें, ये जो रीढ़ की हड्डी रहती है, रीढ़ की हड्डी हम समझ सकते हैं कि लिटिल बिट ये एस शेप्ड रहती है, थोड़ा सा, जो कि ब्रेन का जो निचले वाला हिस्सा है, जो बेस, वहाँ से लेके ये जो मतलब लंबर सुपाइन जो L1 है वहाँ तक, और एक प्रकार से, और इसके साथ साथ फिर इसकी जो मतलब यहाँ से जो मजारी जो जिसको हम मतलब स्पाइनल कार्ड बोलते हैं वो निकलती है, और L1 तक, यहाँ तक, और इसके बाद L1 से लेके नीचे इसकी छोटे छोटे जो है रेखाएं बनती है, जो नसें फिर कहीं ना कहीं से हमारे जो दोनों पैर हैं और इसके साथ साथ या मतलब पेशाब का जो कंट्रोल है और या स्टूल का जो कंट्रोल है, वो इन्हीं के मतलब ये जो छोटे छोटे यहाँ पे नसें रहती हैं तो उनके अधीन रहता है। तो मैं समझता हूँ मतलब एस शेपड इसकी जो इसका जो आकार रहता है, जो संरचना है इसकी, वो एस शेपड है लिटिल बिट। तो यहाँ पे हम समझें जो गर्दन के जो 7 मनके हैं, फिर छाती के 12, और फिर ये जो लंबर एरिया है, जो नीचे वाला हिस्सा है, इसके 5। तो अक्सर जो पेशेंट मतलब जो भी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स रहते हैं, तो वो बेसिकली ये जो गर्दन का हिस्सा है या ये जो नीचे वाला हिस्सा है जिसको लंबर एरिया बोलते हैं, तो अक्सर जो विकृतियाँ, जो दर्दें वगैरह, वो आम जो पेशेंट परेशान रहता है या तो गर्दन से या ये जो लंबर एरिया यहाँ पे। तो देखिए, हम बात करेंगे ये जो लोअर बैक पेन है। सबसे पहले हम देखें लोअर, ये जो लोअर बैक है, लंबर एरिया है, ये हम समझ सकते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जहाँ पे आपको मतलब बोन्स हैं, जॉइंट्स हैं, इसके साथ साथ टेंडन्स है, लेगिमेंट है, इसके साथ साथ जो मसल का वहाँ पे हम जो है मसल्स। तो क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स मतलब हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर है, तो साथ साथ में ये प्रोन रहता है बहुत सारी समस्याओं के लिए। कमर दर्द हम समझ सकते हैं मतलब कहीं पे आपको कहीं गिरे, या आपने कभी तेज़ दौड़ लगाई जैसे कि स्पोर्ट्स वगैरह है, या आप बहुत ज़्यादा जो है आरामदेही हो गए, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि वहाँ पे मतलब जो स्ट्रेन है उसकी वजह से वहाँ पे मतलब झुकने की, जैसे झुकते हैं तब दर्द होता है, या ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं तब दर्द होता है, बहुत ज़्यादा चलते हैं तब दर्द होता है। इनके अलग अलग काजेज़ रहते हैं। तो या इसी तरीके से मतलब आम जो फीमेल्स रहते हैं जिनको मतलब हम समझ सकते हैं कि ये दर्द जो है हमेशा ही बना रहता है। तो इसमें हम समझ सकते हैं कि भाई आपका जो पोस्चर है, अगर वो कहीं ना कहीं सही नहीं है, आपका काम जो है वो बहुत हैवी है, वेट लिफ्टिंग का काम है, हम समझ सकते हैं कि इन चीज़ों की वजह से ये जो और भी चीज़ें हैं इसमें, जिनकी वजह से मतलब अगर इंजर्ड सपोज कहीं पे कोई चोट वगैरह लग गई, फिर ये कहीं ना कहीं से मतलब इसमें तरह तरह के जो मसले हैं वो पैदा होते हैं, जो कि फिर बाद में कमर दर्द का जो है इशू उससे बनता है। सबसे पहले हम समझ सकते हैं कि कमर के अंदर अगर ये दर्द होता है तो ये एक्यूट भी हो सकता है, ये क्रोनिक भी हो सकता है। एक्यूट, सब एक्यूट या क्रोनिक, मतलब अगर ये 3 हफ्ते तक रहता है, या मतलब जो 3 हफ्ते 3 से 6 हफ्ते तक, या इसके साथ साथ मतलब अगर ये जो है 3 महीने के बाद भी रहता है, तो फिर इसकी जो टेंडेंसी है वो रहता है कि भाई ये अब क्रोनिक बन चुका है। तो मैंने कहा कि इसके जो है ये एक कॉम्प्लेक्स इशू है, बहुत सारे मुद्दे इसमें रहते हैं। ये दर्द का मतलब इस जिसकी वजह से ये दर्द पैदा होता है, ये दर्द जो है मैकेनिकल भी हो सकता है। मैकेनिकल का मतलब हम ये समझ सकते हैं कि वही जो लोकलाइज्ड एरिया है वहाँ पे रह सकता है। इसी तरीके से ये अगर ये रेडिकुलर है, कभी कभार मतलब अगर वहाँ पे जैसे कि कोई डिस्क का मुद्दा बन गया, शिल्प है, शिल्प डिस्क या हर्निटेड,
तो कभी कभार क्या होता है कि ये दर्द जो है उससे जो मोटा गुरूद है शाटिक नर्व उसके फंसने की वजह से भी ये दर्द जो है पूरे पैरों में भी जाता है। तो इसके साथ साथ मतलब ये हल्का फुल्का दर्द भी हो सकता है, बहुत ही भयावह भी हो सकता है। तो अब हम समझ सकते हैं कि इसके बड़े काजेज रहते हैं। उसमें देखिए, अगर हम स्ट्रक्चरल जो चेंजेस हम देखें, उसमें जो न्यूरो एनाटॉमिकली अगर हम समझें इसको, उसमें मतलब जो मुख्य कारण है, सबसे पहले हम समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे मतलब जैसे कि स्लिप डिस्क है, वो उससे क्या होता है कि ये जो डिस्क कहीं पे इससे मतलब नीचे आ गई, खासकर जो लवर वाले हैं, और उसकी वजह से जो ये मतलब शाटिक नर्व है उसके दबने से फिर ये दर्द जो है वो पैर में भी जाता है। तो उसमें पेशेंट को दर्द तो एक तो स्थानिक भी है, साथ साथ वो मतलब पैरों में भी जा सकता है। इसी तरीके से मतलब जो दूसरा मुद्दा है वो है डिस्क डिजेनरेटिव डिजीज। तो उसमें क्या होता है कि ये जो हमारे, अगर हम समझे, ये जो मनके रहते हैं, ये जैसे कि हम जो ये अंगूठे लगाते हैं उसके माफिक इसकी जो संरचना होती है एक एक की, जब ये बनते हैं तो फिर एक नली के रूप में रहता है ये जो हमारा जो पूरा सुपाइन है। तो लंबर एरिया में हम समझ सकते हैं कि अगर ये जो वहाँ पे डिस्क रहती है दो हड्डियों के बीच में, एक कुशन का काम करता है। इसमें लगभग अगर इसकी जो कंसिस्टेंसी या इसकी हम कंपोजिशन देखें तो लगभग 80% में पानी रहता है। तो कभी कभार क्या होता है कि ये जो बीमारी है इसमें अगर कोई इन्फेक्शन हो गया, या ये जैसे एज के हिसाब से, ओल्ड एज जैसे हम कह सकते हैं कि एज के हिसाब से ये यहाँ पे ये जो मनका है ये घिसने लगता है, जिसको हम मतलब कूर्च बोलते हैं। तो वो बेसिकली घिसने लगता है, और उसकी वजह से भी फिर वहाँ पे जो लोकल, वहाँ पे अगर ये गर्दन में है तो गर्दन में लोकल में ही रहेगा दर्द। इसी तरीके से अगर ये अब नीचे जो कमर का निचले वाला ये लंबर एरिया है तो वहाँ पे स्थानिक दर्द को पैदा करता है। तो इसके साथ साथ मतलब ये तो दो चीज़ें हैं। इसी तरीके से इसमें जैसे कि जो सुपाइन सिटनोसिस है, लंबर कैनाल सिटनोसिस, उसकी वजह से वहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जो थीकल सैक होता है वो प्रेशराइज, एक प्रकार के वहाँ पे जो नसें हैं वो जो है प्रेशराइज होती हैं। तो उसमें भी एक प्रकार से मतलब वहाँ पे जो दर्द है वो पेशेंट को रहता है। ऐसा पेशेंट फिर ज़्यादा देर तक जो है ज़्यादा चल नहीं पाता है। तो थोड़ा चलने के बाद ही उसको महसूस होता है कि मुझे बैठना पड़ेगा, और फिर 5 मिनट तक अगर चलता है तो फिर वो कहीं ना कहीं से आराम करने की कोशिश करता है। इसी तरीके से मतलब इसमें जैसे कि सुपाइन जो लिथियासिस है एक प्रकार से, तो वो भी एक इशू इसमें रहता है कि वहाँ पे मन का ऊपर वाला और नीचे वाला, उसमें एक प्रकार से एक टेंडेंसी रहती है, जिसकी वजह से मतलब वहाँ पे पेशेंट को इसकी वजह से व्यथा वेदना इससे भी पैदा होती है। और ख़ासकर उसमें क्या होता है कि ऐसे पेशेंट ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रह पाते। तो मैं समझता हूँ एक कॉम्प्लेक्स इशू है। इसके साथ साथ मतलब उसमें जैसे कि एनक्लोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, उससे भी ये मतलब अगर वैसी कोई बीमारी है वो भी इसका कारण बन सकता है। इस तरीके से जैसे कि आर्थराइटिस है, वहाँ पे हड्डियाँ जो हैं वो सूखने लगती हैं। और बहुत सारी ऐसी और भी चीज़ें हैं जो इसको मतलब यहाँ पे हम समझ सकते हैं, जिसकी वजह से ये जो लंबर एरिया है जिसमें मतलब एक प्रकार से परेशानी या मतलब जो नॉन स्पेसिफिकाइज है उसमें मतलब हम ये समझ सकते हैं कि जो कॉमन काजेस हो तो मूलतः यही है। इसके साथ साथ मतलब अगर इसमें मिसाल के तौर पर कोई इन्फेक्शन हो गया, ऑस्टियोमाइलाइटिस है, या बोन सपोज वहाँ पे कोई ट्यूमर बन गया, इसी तरीके से मतलब उसमें जो कि ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं वो भी इसमें कहीं ना कहीं से इस दर्द को पैदा कर सकती हैं। और इसके साथ साथ मतलब मैं समझता हूँ कि अगर सीवियर कॉन्स्टिपेशन है तो ऐसे पेशेंट भी जो है साथ में आते हैं जी, मतलब उनको भी कमर में इसकी वजह से दर्द हो सकता है। इसके साथ साथ अगर जैसे फीमेल्स के अंदर एक मतलब वाइट डिस्चार्ज जो है बहुत ज़्यादा रहता है, तो ऐसे पेशेंट भी इसके लिए जो है उनको भी ये दर्द पैदा होता है। तो ये तो मतलब मोटे मोटे तौर पे इसके जो काजेस हैं, और भी चीज़ें हैं जिसमें मतलब प्रधान इशू तो मैंने कहा भाई डिस्क डिजेनरेटिव डिजीज़ है, या इसी तरीके से कोई स्लिप डिस्क है, सिंपल डिस्क है, हर्निएशन है वहाँ पे। तो हर्निएशन की वजह से हम समझ सकते हैं कि जो दर्द है वो कहीं पैरों में भी जाता है। इसी तरीके से मतलब जो सुपाइनल स्टेनोसिस है, और इसी जो सुपाइनल जो लिथियासिस है, वो भी इसमें मतलब कहीं ना कहीं से दर्द का कारण बनता है। ये तो मैं थोड़ा सा आपको टेक्निकली कुछ जो एलोपैथ का जो सुपरफिशियल व्यू है वो आपके सामने रख रहा हूँ। तो इसमें ये चीज़ें हैं। और
फिर कहीं ना कहीं से हम समझ सकते हैं कि अगर किसी पेशेंट को कोई हल्का फुल्का ही मतलब दर्द वगैरह है तो उसको मतलब लोकल ट्रीटमेंट वगैरह ये दे देते हैं। और कहीं ना कहीं से अगर फिर ये भयावह परिस्थिति है जिसमें लंबर लेमिनेक्टॉमी वगैरह या आजकल बड़े और प्रोसीजर है जैसे मिनिमम जो इन्वेसिव सर्जरी है उसका यूज़ भी होता है। तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन है उससे देखा जाता है भाई जो दर्द है वो कमर में ही रहता है या पैरों में भी जाता है। फिर उसमें जो है रेयर जो एक्सरे की ज़रूरत पड़ सकती है, सीटी स्कैन, एमआरआई, यानी जो और इन्वेस्टिगेशन है उसका सहारा भी इसमें लिया जाता है इसको कम्प्लीटली डायग्नोज करने के लिए। तो मैं समझता हूँ एक मतलब कॉम्प्लेक्स इशू रहता है। और सर्जरी के बाद भी मैं समझता हूँ बड़े पेशेंट ऐसे रहते हैं जिनको फिर भी ये दर्द जो है बना रहता है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि देखिए आयुर्वेद का जो इसके ऊपर वक्तव्य है, फिजियोथेरेपी वगैरह एलोपैथ का मतलब अगर है दवा कोई गोली वगैरह हो गई या फिजियोथेरेपी का सहारा लेके भी जो इशू थोड़े से मतलब क्रॉनिक जो है नहीं है, या हम समझ सकते हैं कि उसमें टेक्निकली जो भी वहाँ पे विकृति है उसको ध्यान में रखते हुए वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट वो रहता है। देखिए अब हम इस बात को, ये जो विकृति है इसको हम थोड़ा सा आयुर्वेद के हिसाब से समझना चाहते हैं। सबसे पहले देखिए इस तरीके की विकृति को हम आयुर्वेद में कटिगत वात बोलते हैं। कटी का मतलब जो कमल का निचले वाला हिस्सा है, तो उस कमर में दर्द पैदा होना, इसीलिए हम इस आयुर्वेद में इसको कटिगत वात बोलते हैं। तो इसी या मतलब गर्दन जो है, गर्दन में दर्द बढ़ना, उसका कोई भी रीज़न हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं जो है ग्रीवागतवात। और इसी तरीके से आयुर्वेद में मतलब वहाँ पे इसके लिए कटिगत मतलब कटिशूल, कटिग्रह या कटिवात इसके लिए बोला गया है। तो होता क्या है बेसिकली, यानी हमारा जो है पोस्चर अगर सही नहीं रहा, हमारे खान पान में जो ड्राई चीज़ें हैं मतलब वातवर्धक पदार्थ है उनको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनकी वजह से क्या होता है ये जो कटी प्रदेश है इसमें वात बढ़ जाता है। तो बड़े काजेस हैं हम समझ सकते हैं, मतलब जैसे कि जो एलोपैथ का व्यू पॉइंट है उसी तरीके से जो मतलब कोई बहुत ज़्यादा हैवी वेट लिफ्टिंग या कोई चोट लगी कहीं पे, या इस तरीके से जो जैसे कि औरतों की बात की श्वेत प्रदर है, तो ये बहुत सारे ऐसी चीज़ें रहते हैं जिनकी वजह से ये दर्द जो है कमर में पैदा होता है। ये सामान्य भी हो सकता है या बहुत गंभीर भी हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि मतलब ये जो कटी वात है इसके लिए आयुर्वेद में, क्योंकि मैंने आपको कहा कि देखिए हमारा भी वही व्यू पॉइंट है, ये जो डिसिक रहता है इसमें भी हम आयुर्वेद के हिसाब से समझ सकते हैं कि श्लेष्मक कफ रहता है। तो क्योंकि हमारे यहाँ आयुर्वेद में हम लोग मानते हैं वात पित्तम कफ शिति त्रयोदोषो समझता है, मतलब हमारे शरीर के अंदर 3 प्रकार के दोष हैं वात पित्त कफ। तो ये बेसिकली क्योंकि जब वात बढ़ेगा तो वहाँ पे शिथिलता पैदा होती है, ड्राइनेस पैदा होती है एक प्रकार की, तो वहाँ पे जो कमर की जो लचकता है वो कहीं ना कहीं से बिगड़ती है। तो आयुर्वेद में मैं समझता हूँ बहुत बढ़िया जो है ट्रीटमेंट है इसके लिए। हम लोग इसमें थोड़ा सा पंचकर्मा का जो प्रोसीजर है वो भी कर सकते हैं, या हम इसके लिए जो शामक उपाय है वो हम चला सकते हैं। क्योंकि पंचकर्मा में मैं समझता हूँ कि बहुत बढ़िया तरीके से इसमें हम थोड़ा सा जो है तेलिक स्नेहन भी कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं से जो पेशेंट का जो है सबसे पहले इसके लिए जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन है वो ध्यान में रखते हुए फिर हमें इसके लिए जो भी आयुर्वेद में पंचकर्मा की प्रक्रिया है, जैसे कि मैंने कहा इसमें तेलिक स्नेहन कर सकते हैं, अभ्यंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ आयुर्वेद में पंचकर्मा में बहुत ही बढ़िया इसके लिए रहती है बस्ती। ये हम लोग ये जो कमर का निचले वाला हिस्सा होता है इसमें अगर किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत है, पहले उसको सही ढंग से सूझ बूझ के फिर इसमें मतलब हम कटी बस्ती भी करते हैं। मैं समझता हूँ बहुत बढ़िया रहता है कटी बस्ती अगर अच्छी तरीके से की जाए और जो इसके लिए पालन है वो सही ढंग से फॉलो हो, तो कहीं ना कहीं से पेशेंट को इसमें बहुत बढ़िया तरीके से रिलीफ मिलता है। आज के युग में भी हम देखते हैं कि एलोपैथ का जो इतना जो कंसेप्ट है वो इतना ब्रॉड हो चुका है, तो आजकल मतलब जिस मनके को उसमें दूरबीन से देख के उसमें क्या विकृति है उसको देख के भी, यानी ऐसी सर्जरी करने के बाद भी जो एक सेटिस्फैक्ट्री पेशेंट को एक सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए, तो वो मैं समझता हूँ बहुत कम है। तो आयुर्वेद में जो हमारे पास अल्टरनेटिव उपाय हैं, अगर उनको भी बहुत टेक्निकली जो है यूज़ किया जाए
तो इसमें बहुत बढ़िया तरीके से फ़ायदा मिल सकता है। तो मैंने कहा आयुर्वेद में, क्योंकि वात जो है आयुर्वेद में हम लोग इसी को कर्ता धर्ता मानते हैं। आयुर्वेद में स्पष्ट कहा गया, पित्तम पंगो कफः पंगो मल धातुना वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेदवत। मतलब हमारे शरीर के अंदर जो 3 प्रकार के दोष हैं, धातु है, मल है, इन सब का चलाने वाला कर्ता धर्ता वात है। बट मैं समझता हूँ कि पहले रूट काज को देख के ही आयुर्वेद में हम लोग जो हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वो रहता है। तो अगर यहाँ पे सपोज ब्लॉक है किसी प्रकार का, उसको निकालने के लिए भी हमारे पास रास्ता है। कमजोरी है किसी प्रकार की, क्योंकि रिजुविनेशन का जो मामला है वो कहीं ना कहीं से अंडरस्टैंड बहुत बेहतर तरीके से आयुर्वेद में होता है। हम लोग किसी चीज़ पे जो रिजुविनेटिव मैकेनिज्म रहता है वो आयुर्वेद में बहुत बढ़िया तरीके से फॉलो होता है। तो चाहे हम इसमें जैसे शोधन मैंने बस्ती की बात की, इसी तरीके से इसमें मतलब हमारे पास बड़ी चीज़ें हैं, शामक उपाय वो यूज़ कर सकते हैं। तो हम भी मतलब कहीं ना कहीं से टेक्निकली पहले देख के कि भाई मूल कारण क्या है। जैसे कुछ औरतें जैसे होती हैं, उनको बेसिकली कमर दर्द होता है, उनको बहुत ज़्यादा सफ़ेद पानी की शिकायत रहती है। तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि उनको बेसिकली जो रूट काज बीमारी का है वो देखा नहीं। वहाँ पे हम लोग वहाँ कहीं ना कहीं से जो ताकत वाली दवाएं देते हैं, उससे पेशेंट को वो परेशानी और बढ़ती है, दर्द भी साथ में बढ़ता है, और वो जो पानी की जो शिकायत रहती है वो ज़्यादा बढ़ती है। तो कब्ज़ है सपोज एक इशू, कभी कभार हम इस चीज़ को भी रूल आउट करते हैं, बहुत क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है पेशेंट को, तो कहीं ना कहीं से इसका प्रभाव भी इस कटी प्रदेश में पड़ता है, दर्द इससे भी पैदा हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि आयुर्वेद में इसका बहुत बढ़िया तरीके से उपचार होता है। अगर ये श्लेष्म कफ, अब सपोज डिस्क में सूखापन है एक प्रकार का, तो उसमें आयुर्वेद में रास्ता है। ये है कटिवात जिसके बारे में मैंने आपको बोला। इसके साथ साथ जो है आप जो दवाइयाँ हैं आयुर्वेद में, शामक उपाय में बड़ा कुछ है वो आप यूज़ कर सकते हैं। वात गजों कुछ रस है, बट कहीं ना कहीं से पहले पेशेंट की जो पूरी हिस्ट्री है उसका पेड़ ध्यान में रखते हुए आप इसके लिए जो शामक उपाय है, वात गजों कुछ रस है, या इसी तरीके से जैसे रासनादी गुगुल है, ऐसे टेबलेट हैं जिनका यूज़ कर सकते हैं। महारासनादी का काढ़ा है वो इसमें यूज़ कर सकते हैं। हमारा मतलब जैसे इसके साथ साथ अवलंबुश आदि चूर्ण है वो यूज़ कर सकते हैं, दशमूल यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक प्रकार से एक टेक्निकली चिकित्सा व्यवस्था पत्र बना सकते हैं, जो इसमें अगर मतलब बहुत ज़्यादा वात प्रकोप है या इसी तरीके से रासना है, डिजेनरेट जो डैमेज नर्वस है, उनको उनके ऊपर इसका बहुत बढ़िया तरीके से जो है काम होता है। तो होम रेमेडी के रूप में मैं समझता हूँ बहुत कुछ है। अगर किसी पेशेंट को कमर में दर्द रहता है तो वो उसमें जैसे मतलब 1-2 लीटर पानी को गर्म कर सकता है, उसमें थोड़ी सी लहसुन के 3-4 टुकड़े डाल दें, उसमें थोड़ा सा जो है 1-2 चम्मच हल्दी डाल सकता है। इस पानी को अच्छी तरीके से गर्म करिए, उसमें तौलिया डाल दें, निचोड़ के आप ये जो कमर का निचले वाला हिस्सा है जो 5 मन के हैं इनके ऊपर रख सकते हैं। उसको उतार के फिर तिल का तेल, उसमें थोड़ा सा लहसुन डालें, उससे मालिश कर सकते हैं। तो ये आपको इसमें कमर दर्द में बहुत बढ़िया रहता है, फ़ायदा करता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर मान के चलो प्रोडोमिनेंट यहाँ पे वात दोषी है, तो कहीं ना कहीं से जो ठंड वाली चीज़ें हैं उनका इसमें थोड़ा सा परहेज़ रहेगा। और इसके साथ साथ इसमें जो है अच्छे जो बेड पोस्चर है उसमें ज़्यादा नहीं बैठना पड़ेगा। छोटे छोटे चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए इसके लिए एक बहुत बढ़िया तरीके से प्लान बना सकते हैं, और इसमें आपको फ़ायदा मिल सकता है। क्योंकि मैं समझता हूँ ये जो कटिवात है, चाहे एलोपैथ का जो व्यू है, ये जो कमर का दर्द है, एक बहुत बड़ा जो है मौजू है। तो इसको थोड़ा सा टेक्निकली मैं आपको सिंपलीफाई कर रहा हूँ कि आयुर्वेद में इसके लिए हमारे पास रास्ता है। आइए इसके लिए बहुत बढ़िया तरीके से पंचकर्मा और इसके साथ साथ जो शामक उपाय है वो यूज़ कर सकते हैं, और इसमें बढ़िया तरीके से रिजल्ट मिलते हैं। तो आज का ये जो मौजू है ये बेसिकली ये जो कमर का निचले वाला हिस्सा है, इसमें थोड़ा मोटे मोटे तौर पे मैंने आपको समझाया, और आयुर्वेद का प्लान वो भी मैंने आपको बता दिया, और रेमेडी के रूप में भी मैंने बता दिया। और इसके साथ साथ बहुत और दवाइयाँ हैं आयुर्वेद में जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर किसी पेशेंट को ये कमर का जो दर्द है किसी भी लेवल पे है, उसमें कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी भी है, तो वो जो है इसमें एक अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से बात करके अपना जो ट्रीटमेंट है वो चालू कर सकता है। आयुर्वेद में इसके लिए रास्ता है। अगर नहीं तो पेशेंट जो है अब जो भी कोई मतलब अच्छा आयुर्वेदिक डॉक्टर है उससे बात करके आप अपना ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं, या तो वो हमें भी जो है संपर्क कर सकता है। हम भी उसके लिए एक प्लान बनाएंगे और बहुत बेहतर तरीके से इसका समाधान हमारे पास भी है।
तो मेरा ये जो वीडियो है, अगर आप इसको लाइक करते हैं तो ज़रूर इसको थोड़ा शेयर भी करें, ताकि ये जो कमर का दर्द है, इससे अगर कोई पेशेंट परेशान है तो मेरी बात उस तक भी पहुंचे। तो आज हमने बात की कटिवात, कमर दर्द के बारे में। आगे भी जब हमें टाइम मिलेगा, थोड़ा सा जो शियाटिका, उसको हम आयुर्वेद में ग्रेडल्सी बोलते हैं, उसके लिए क्या है आयुर्वेद में, क्या रास्ता है, वो भी बताएंगे। और इसके साथ साथ जो गर्दन का, खासकर जो ग्रीवावात है, उस पर भी मैं आपके सामने ज़रूर जो भी आयुर्वेद का जो वक्तव्य है वो आपके सामने ज़रूर रखूँगा। थैंक यू।